गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है? बढ़िया या बहुत बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था शब्द शक्ति और उसके प्रकार के बारे में। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में हमने ये बात की थी कि संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? तो संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में भी शब्द शक्ति से संबंधित 3 अर्थों का संकेत करते हुए 3 शब्द शक्तियों का उल्लेख किया था, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि पहली जो शब्द शक्ति उन्होंने नाम बताई है वो थी अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा जो नाम दिया है वो है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा दिया है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। तो बताइए पहली शब्द शक्ति कौन सी है? दूसरी शब्द शक्ति कौन सी है? और तीसरी कौन सी बताइए? देखिए शब्द शक्ति अपन पढ़ रहे हैं, शब्द और शक्ति। इसमें हम बात कर चुके हैं जैसे अभिधा शब्द शक्ति के नाम के बारे में, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। आज हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा के बारे में जो नंबर 1 पे है उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए जैसे नाम से अपन देख रहे हैं कि अभिधा जो शब्द है अभि प्लस के धा से मिलकर के बना है। अभि का मतलब होता है सामने और धा का मतलब होता है धारण करना। इसका मतलब हुआ कि कोई भी वक्ता है, कोई भी कथन कहता है तो वक्ता के कथन, कोई भी वक्ता है कोई कथन कहता है और अगर श्रोता है, अपन बात करें कि श्रोता द्वारा धारण, श्रोता द्वारा धारण, तो यहां पे शब्दों से अपन देख रहे हैं अभी का मतलब होता है सामने, यानी जो दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होता है। जो कहा जाता है वही आपको नजर आ रहा है और उसी से संबंधित आप अर्थ है उसका ग्रहण कर रहे हो, यानी धारण कर रहे हो, उसी से संबंधित अर्थ धारण कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो सामने दिखाई देता है, जो वक्ता कोई बात कह रहा है और वक्ता के द्वारा कही गई कोई बात है उसको श्रोता है जो उसे दिखाई दे रहा है सामने साधारण या सरल अर्थ के अंतर्गत उसका जो है अर्थ ग्रहण करता है, यानी साधारण अर्थ ही वह ग्रहण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अभिधा शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि वक्ता अगर कोई बात कह रहा है और श्रोता बिना किसी किंतु परंतु के जो उसे सामने दिखाई दे रहा है या वक्ता जो कहना चाह रहा है उसी अर्थ को अगर श्रोता ग्रहण कर रहा है तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। परिभाषा से भी अपन बात कर सकते हैं। परिभाषा संक्षेप में यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को और श्रोता द्वारा धारण, श्रोता द्वारा धारण, तो वक्ता जो भी कथन कह रहा है श्रोता वही अर्थ अगर धारण करता है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, उदाहरण से। जैसे उदाहरण में हमने ये लिखा कि गीता पढ़ने से
ज्ञान होता है। गीता पढ़ने से ज्ञान होता है। गीता पढ़ने से ज्ञान होता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा उदाहरण लिया कि गीता खाना पका रही है। गीता खाना पका रही है। अब आप देख सकते हैं कि गीता शब्द यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है और गीता शब्द यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो गीता शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे किसी लड़के का नाम या कोई धार्मिक पुस्तक। लेकिन अगर हम इस पहले वाले वाक्य को पढ़ रहे हैं तो पहले वाले वाक्य को पढ़ने से हमें जो गीता शब्द का अर्थ है वह किसी धार्मिक जो पुस्तक है उसी से ही हम उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। यानी ये वाक्य है भी यही कहना चाह रहा है कि गीता नाम की कोई एक धार्मिक पुस्तक है या गीता नाम की धार्मिक पुस्तक है, उसको पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और यहाँ पर श्रोता भी वही अर्थ निकाल रहा है कि सही बात है, गीता नाम की यानी भागवत गीता है या गीता नाम की एक पुस्तक है और उसको पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी अर्थ के अंतर्गत अपन इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ पे दूसरे वाक्य में गीता शब्द है, उस गीता शब्द से दूसरे वाक्य में गीता शब्द का अर्थ है। हम कह सकते हैं भाई गीता शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य को पढ़ने के बाद में हम ये इस अर्थ तक पहुंच रहे हैं क्योंकि ये वाक्य भी ये कहना चाह रहा है कि भाई गीता नाम की कोई लड़की है या कोई महिला है, वो खाना पका रही है और श्रोता है, इसका अर्थ भी यही निकाल रहे हैं कि गीता नाम की कोई लड़की है और वह खाना पका रही है। तो कहने का मतलब है कि वक्ता ने जो बात कही उस श्रोता उस बात को वैसे के वैसे ही यानी उसी अर्थ के अंतर्गत अगर ग्रहण कर लेता है तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। इतना सा पहले थोड़ा सा लिखते हैं। तो उठाइए कलम, थोड़ा मुस्कुराइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के प्रकार, ये शीर्षक लिखना है। और नंबर 1 पे लिखना है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। गुस्सा होकर के मत लिखना, है ना, खुश होकर के लिखना। तो अभिधा शब्द शक्ति लिखने के बाद आगे लिखना, अब आगे लिखना एक लाइन छोड़ करके अभिधा शब्द अभिधा शब्द अभी प्लस के धा से मिलकर बना है। अभिधा शब्द अभी धन धा से मिलकर बना है। अभी का अर्थ होता है सामने तथा धा का अर्थ होता है धारण करना। अर्थात वक्ता के कथन को वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा धारण करना। अर्थात वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा धारण करना। पूर्ण विराम लगा दीजिए और एक लाइन छोड़ करके और फिर हाशिया के पास में परिभाषा शब्द लिखिए। परिभाषा
परिभाषा, और लिखिए वक्ता के कथन को श्रोता, वक्ता के कथन का श्रोता वही अर्थ निकालता है। वक्ता के कथन का श्रोता वही अर्थ निकालता है, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण नंबर एक, गीता पढ़ने से ज्ञान होता है। गीता पढ़ने से ज्ञान होता है। स्पष्टीकरण लिखना है, दूसरा उदाहरण नहीं लिखना है, पहले स्पष्टीकरण लिखना है। स्पष्टीकरण शब्द लिखना है और लिख करके लिखना है गीता शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गीता शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। नंबर 1, धार्मिक पुस्तक का नाम। धार्मिक पुस्तक का नाम। नंबर 2, किसी लड़की का नाम। नंबर 2, किसी लड़की का नाम। नंबर 2, किसी लड़की का नाम। परंतु वाक्य को पढ़ते ही यह पता चल जाता है, किंतु वाक्य को पढ़ते ही यह पता चल जाता है कि गीता का अर्थ धार्मिक पुस्तक से है। गीता का अर्थ धार्मिक पुस्तक से है। गीता का अर्थ धार्मिक पुस्तक से है। नंबर दूसरा लिखिए, उदाहरण नंबर 2, गीता खाना पका रही है। गीता खाना पका रही है। तो सुनिए, सामने देखते रहिए। इसका स्पष्टीकरण वैसे के वैसे आएगा कि गीता शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। धार्मिक पुस्तक, किसी लड़के का नाम। लेकिन वाक्य को पढ़ने पर हमें गीता शब्द है उसका अर्थ किसी लड़की के नाम से प्रकट होता है। अतः कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। अभी अभिधा शब्द शक्ति के और कुछ बातें हैं, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं, और इसकी परिभाषाएं भी और भी आएगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको शब्द बताए थे, अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित शब्द बताया था वाचक। क्या बताया था? वाचक। तो उससे भी हम अभिधा शब्द शक्ति का हमने जो शब्द है और शब्द बताया था हमने वाचक। क्या बताया था? बताओ, क्या बताया था? वाचक।
अब यहाँ पे वाचक से भी क्या है, तीन अर्थ प्रकट होते हैं, यानी वाचक है उसके भी तीन भेद बताए गए हैं, तीन प्रकार बताए गए हैं। तो अपन बात करते हैं कि वाचक है उसके भी तीन भेद या प्रकार ये बताए गए हैं। अब इसमें से देखिए आप, सबसे पहले अपन बात करते हैं वो है, यहां पे देखना, रूढ़ शब्द। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं वह है यौगिक, और नंबर 3 पे बात करते हैं अपन योग रूढ़। नंबर 3 पे क्या है, योग रूढ़, ठीक है ना। ये जो रूढ़ शब्द होता है तो इसके जो तीन भेद या प्रकार बताए गए। रूढ़ जो शब्द है उसके क्या होता है, रूढ़ शब्द है वो स्वतंत्र होता है। रूढ़ क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये यौगिक शब्द होता है वो क्या है, दो शब्दों के योग से बनता है, दो शब्दों के योग से, और इसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, लेकिन उसका क्या होता है, अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है। इसी प्रकार योग रूढ़ है, योग रूढ़ है ये क्या होता है, रूढ़ शब्दों के योग से बनता है। रूढ़ जो शब्द है ये रूढ़ शब्दों के योग से बनता है, यानी रूढ़ शब्द है उसके योग से बनता है, और इसका क्या होता है, अर्थ है वो अन्य निकलता है, यानी अन्य अर्थ निकलता है। तो ऐसी स्थिति में ये योग रूढ़ कहलाता है। कभी कभी क्या है कि इनमें से संबंधित कोई शब्द आ जाता है और हम ये सोच लेते हैं कि ये अभिधा शब्दशक्ति न होकर के लक्षणा शब्दशक्ति है, जबकि ये लक्षणा शब्दशक्ति नहीं है। इनसे संबंधित अगर कोई शब्द आते हैं तो वो अभिधा शब्दशक्ति में ही होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्वतंत्र शब्द कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखिए आप कि यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कमल शब्द लिख दिया, जैसे हमने कलम शब्द लिख दिया, जैसे हमने टमाटर शब्द लिख दिया, जैसे हमने चम्मच शब्द लिख दिया, है ना। तो ये शब्द लिखे हैं, ऐसे शब्द। अब इसे रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है कि ये स्वतंत्र होते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ ज्यादा हम उसको अर्थ तक न जाकर के केवल प्रारंभिक तौर की बातें अपन देख रहे हैं इसमें, कि रूढ़ शब्द होता है वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि देखो, ये एक तो क्या है, ये जो कमल शब्द है, अब इस कमल शब्द को अगर हम क्या करते हैं, जैसे इसके टुकड़े कर देते हैं, कमल शब्द के टुकड़े किए, जैसे कै और मैं और ल ऐसे किया हमने, तो इसके टुकड़े करने पर इसका अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उसका अर्थ प्रकट नहीं हो या अर्थ निकलता नहीं हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं भाई, स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमने अब इसी से संबंधित अगर कोई ऐसे उदाहरण आ जाता है कि जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल पुस्तक पढ़ता है, तो हम कमल, ये जो कमल शब्द है, अब कमल शब्द से अपन मान लो इसको थोड़ा सा अलग शब्द लेने लग जाते हैं। तो कमल है, किसी लड़के का नाम है, जो संकेत दिया जा रहा है वही अपन अर्थ निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये ऐसे शब्द है, ऐसे शब्द क्या है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्दों से स्टार्ट होती है या इसमें से ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें क्या होती है, अभिधा शब्दशक्ति होती है। कौन सी शब्दशक्ति होती है, अभिधा शब्दशक्ति। जैसे हमने ये लिख दिया कि भाई राम कलम से लिख रहा है, राम ये कलम से लिख रहा है, लिख रहा है। तो इसका मतलब है, वैसे भी अगर अपन बात करें कि भाई वक्ता जो बात कह रहा है, श्रोता वही अर्थ इसका ग्रहण कर रहा है, तो वैसे भी क्या है, ये अभिधा शब्दशक्ति है। और ऐसे भी अगर अपन रूढ़ शब्दों के आधार पर भी अगर इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो भी कौन सी शब्दशक्ति है भाई, अभिधा शब्दशक्ति है। कौन सी शब्दशक्ति है, अब देखिए, ये दो शब्दों के योग से, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनता है और जिनका अर्थ भी निकलता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ऐसे शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं, अभिधा शब्दशक्ति के अंतर्गत ये भी दे रखा है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्यालय, ये देखिए आप, विद्यालय शब्द है तो विद्या प्लस के आलय से मिलकर के बना है। दो शब्द है कि नहीं है, विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है और आलय का अर्थ होता है। आलय का अर्थ क्या होता है, घर,
तो ये दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द अगर इसमें आ जाते हैं किसमें, वाक्य के अंतर्गत, तो भी हमें किसी प्रकार का असमझ से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या देखना चाहिए कि ये यौगिक शब्द है नहीं है, ये दो शब्दों के योग से बना है नहीं है, दो शब्दों के योग से बना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सभा भवन, सभा और ये देखिए भवन। अब सभा भवन है, सभा और भवन दो शब्दों से मिलकर के बना है। सभा का भी अर्थ निकलता है और भवन का भी क्या निकलता है भाई, अर्थ निकलता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, तो भी वहां पर भी अभिधा शब्दशक्ति होती है। कौन सी शब्दशक्ति होती है बताइए? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जैसे नरेश विद्यालय जा रहा है, नरेश और क्या जा रहा है, विद्यालय, तो विद्यालय जा रहा है, ये विद्यालय शब्द आ गया यहाँ पे। और विद्यालय शब्द से किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यौगिक शब्द है। कौन सा है? यौगिक। और विद्यालय का विद्यालयार्थी, विद्या का जो भवन है, विद्यालय का जो घर है, वही अर्थ अपन प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा यहाँ पे सभा भवन के, जैसे अपने कहा कि भाई ग्राम पंचायत की बैठक सभा भवन में होगी। जैसे उदाहरण से अपन देख सकते हैं, देखो ग्राम और पंचायत, पंचायत की बैठक सभा भवन में होगी। कहां पे होगी भाई? सभा भवन में, सभा भवन और में होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि गांव में कोई सभा भवन बनाया हुआ है, ग्राम पंचायत की जो बैठक है वहां पर आयोजित करने का विचार किया गया है। तो इसका अर्थ हमने सभा भवन से हमने कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला, सभा भवन से हमने अन्य अर्थ नहीं निकाला। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो भी यहाँ पे कौन सी होती है भाई? अभिधा शब्दशक्ति होती है। कौन सी शब्दशक्ति होती है बताइए? अब इसके बाद में योग रूढ़ की बात करते हैं कि भाई ये जो योग रूढ़ होते हैं, ये शब्द कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो दो रूढ़ शब्द मिलकर के बनते हैं, दो रूढ़ शब्द है उनसे मिलकर के बनता है, ये शब्द आते हैं और इसका अन्य अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? अन्य। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे जलज, ये देखो जलज, तो जल का मतलब तो जल है, जय का मतलब जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला, तो इसका मतलब है कमल है। तो अन्य अर्थ निकला नहीं निकला? अब अन्य अर्थ निकलते ही मालूम कुछ लोग हैं जो ऐसे सोच लेते हैं लक्षणा शब्दशक्ति होती है, तो यहाँ पे लक्षणा शब्दशक्ति नहीं होती है, बल्कि कौन सी शब्दशक्ति होती है? अभिधा शब्दशक्ति, अभिधा शब्दशक्ति होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये पंकज शब्द लिख दिया, ये देखिए पंकज। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखो, ये देखो खग लिख दिया, जैसे हमने खेचर शब्द लिख दिया, और जैसे हमने ये देखो नागपति शब्द लिख दिया। ये सभी शब्द क्या है? ये दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनता है और इनका अन्य अर्थ निकलता है। जैसे अपन कहेंगे खग का मतलब होता है ख यानी आकाश, और ग का मतलब होता है गमन करना, तो आकाश में जो गमन करता है वो पक्षी। खग का मतलब क्या हो गया? पक्षी। खेचर का मतलब भी पक्षी होता है, खेचर का मतलब क्या होता है? पक्षी। और यहाँ नागपति है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नाक, और नाक का मतलब होता है भाई स्वर्ग, नाक का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग। और यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया पति, या हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे पति, और पति का अर्थ होता है स्वामी। पति का अर्थ क्या होता है बताओ? पति का अर्थ होता है स्वामी। तो नागपति शब्द आ गया है ना। तो नागपति शब्द है, यानी स्वर्ग का स्वामी है वह इंद्र है। स्वर्ग का स्वामी कौन है? इंद्र है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुब्रीहि समास से संबंधित जैसे दो रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनता है और उसका अन्य अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द भी अगर कोई वाक्य के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर भी कौन सी शब्दशक्ति होती है? अभिधा शब्दशक्ति होती है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख दिया, यहाँ पे ये इसका उदाहरण लिख दिया कि भाई जैसे जलज है, जलज खिल रहा है। मैंने क्या लिख दिया उदाहरण के अंदर? जलज खिल रहा है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जलज खिल रहा है, जलज खिल रहा है। अब देखो जलज शब्द आते किसी प्रकार का कोई असमझ से लेने की आवश्यकता नहीं है, असमझ से करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जलज शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है और इसका अन्य अर्थ निकल रहा है, और अन्य अर्थ निकल रहा है तो अन्य अर्थ के हिसाब से ही वाक्य है। इस वाक्य तक के, इस जो शब्द है उसके अर्थ तक, वाक्य के हिसाब से अपने इस शब्द के अर्थ तक हम पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी शब्दशक्ति होती है बताओ? कौन सी शब्दशक्ति होती है? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो
अभिधा शब्द शक्ति में हमने जो शब्द बताया था वो शब्द क्या बताया था? वाचक। क्या शब्द बताया था? वाचक। और वाचक के 3 प्रकार या 3 शब्द कौन से बताए थे? ये बताइए, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? योग रूढ़। तो ये जो रूढ़ शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। मतलब होता है कि इसके टुकड़े करने पर इसका अर्थ नहीं निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद में ये जो यौगिक शब्द है उसका क्या अर्थ होता है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है और उसका अर्थ भी निकलता है, उसका अर्थ भी निकलता है। अन्य अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ भी निकलता है, दोनों शब्दों का अर्थ भी निकलता है। इसके बाद में हमने बात की थी योग रूढ़। तीसरा कौन सा बताया था? योग रूढ़। और योग रूढ़ के अंदर हमने बात की थी कि भाई रूढ़ शब्दों से, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर के ये बनता है और इसका अन्य अर्थ भी निकलता है। इसका क्या निकलता है? अन्य। तो ऐसे शब्द के अंदर हमने उदाहरण के लिए बताया था कि जलज, पंकज, ये खग, खेचर है, ये शब्द जितने भी है ये 2 योग रूढ़ शब्द से मिलकर के बने हैं और इनका अन्य अर्थ भी निकलता है। तो ऐसी स्थिति में भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है बताइए? अभिधा शब्द शक्ति। तो कलम उठाइए, थोड़ा मुस्कुराइए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे कैसे लिखना है, जैसे बोर्ड पे लिखा है वैसे वैसे लिखना है और अपने अपनी जिंदगी बदलिए। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और आप भी बदलिए। इसी अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित और कुछ बात है जो अन्य अर्थ के रूप में अपन अभी अन्य परिभाषा और अन्य अर्थ के रूप में अभी देखेंगे। तो ये लिखने के बाद लिखिए, ऐसे कैसे लिख लीजिए इसको। लिखते जाइए। देखो, लिख लिया? लिख लिया? ठीक है। इससे संबंधित बातें, थोड़ी सी बातें और हैं जो परिभाषा से संबंधित भी है, बार बार एग्जाम में भी आती है और इसके अन्य उदाहरण भी होते हैं उसी। तो देखो, कभी कभी क्या है कि कुछ अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित, यानी अभिधा जो शब्द शक्ति है उससे संबंधित कुछ ऐसे शब्द दे देते हैं और रिक्त स्थान के अंतर्गत ही प्रश्न पूछ लेते हैं, या अभ्यासोदय के अंतर्गत ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने जैसे बात करते हैं कि भाई ये अगर आपके सामने ऐसा कोई आ जाए, जैसे वाच्यार्थ शब्द आ जाए कि भाई वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है,
वाच्यार्थ का बोध कराने वाली सब शक्ति कौन सी है? ऋक स्थान में आ जाए तो अभिधा सब शक्ति। कौन सी सब शक्ति है? इनसे संबंधित कुछ शब्द है वही आपने को याद करना है। जैसे अपने बात की, यहाँ पे बात की, इसके अन्य उदाहरण देखेंगे और इसी के साथ में पहले ये शब्द लिख लेते हैं। तो देखो, एक अपन बात करते हैं कि मुख्यार्थ। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि वाच्यार्थ कोमा मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति ऋक स्थान होती है। तो कौन सी शब्द शक्ति होती है बताइए? कौन सी शब्द शक्ति होती है? अगर तीसरी बात करें अपन तो सरलार्थ यानी सरल अर्थ प्रकट होता है तो भी अभिधा शब्द शक्ति है। चौथी बात करें अपन संकेतार्थ, अगर संकेत जो संकेत दिया गया है और वही अगर अर्थ प्रकट हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति। चौथे में, पांचवें में अपन देख सकते हैं अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ शब्द अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें जैसे नामवाची, नामवाची है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोक प्रचलित। लोक प्रचलित अगर अर्थ प्रकट होता है, लोक प्रचलित अगर अर्थ प्रकट होता है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? इसके बाद ये शब्दकोशीय, शब्दकोशीय शब्द का भी बोध कराती है। तो शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। अब अपन बात करते हैं इसके अन्य उदाहरण के हिसाब से कि भाई ये वाच्यार्थ का बोध कैसे कराती है? वाच्यार्थ का बोध कैसे कराती है? तो हमने यहाँ पे जैसे वाच्यार्थ का मतलब होता है कि जो कहा वही उसका अर्थ ग्रहण किया, जो कहा वही उसका अर्थ ग्रहण किया। ऐसी स्थिति में अपन बात करते हैं अन्य उदाहरण के अंदर आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की कि भाई चांदी, ये अपन कह सकते हैं सोना चांदी से महंगा है। सोना और किससे महंगा है भाई? चांदी से महंगा है। सोना चांदी से महंगा है। सोना चांदी से महंगा है। सोना चांदी से महंगा है। इसी के बाद में अगर मुख्य अर्थ की बात करें, अपन मुख्य अर्थ की बात करते हैं तो अपने यहाँ लिख दिया कि भाई जैसे अपन कहें कि भाई सोना खाना पका रही है। सोना खाना पका रही है। वाच्यार्थ का मतलब जो बोला गया वही अर्थ हमने ग्रहण किया। मुख्य अर्थ का मतलब मुख्य अर्थ है उसका अर्थ होता है कि जो इसमें अर्थ बताना चाह रहा है वही अर्थ यहाँ पे ग्रहण किया गया है। वही अर्थ यहाँ पे क्या किया गया है बताओ? ग्रहण किया गया है। ये मुख्य अर्थ हो गया। इसके बाद में सरल अर्थ है। सरल अर्थ है जैसे अपने कहा कि भाई जैसे गाय खेत में चारा चर रही है। चारा चर रही है तो ये सरल अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? सरल अर्थ है। तो भाई खेत में गाय है वो चारा चर रही है, या अपने ये भी कह सकते हैं कि गाय है वो चारा चर रही है। इसके बाद में देखो संकेत, संकेत वाला भी होता है। और संकेत वाले शब्दों में आप जैसे मैं आपको यहाँ पे संकेत दे रहा हूं कि देखो यशोदा, यशोदा हरी और पालने झुलावे। यशोदा हरी है वो पालने झुलावे, यानी यशोदा है वो। अब यशोदा अगर हरि को पालने झुला रही है तो यहाँ हरि शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला अपन कह सकते हैं कि श्री विष्णु। दूसरा अर्थ अपन कह सकते हैं जैसे नारद को जो दिया गया था उसी हिसाब से जैसे बंदर। दूसरा अर्थ क्या होता है? बंदर। और तीसरा अर्थ क्या हुआ? तीसरा अर्थ हुआ श्री कृष्ण। तीसरा अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण। लेकिन अपन ने यहाँ पे वाक्य जो पढ़ा तो इस वाक्य में अपन ने पढ़ने के बाद में हमारे को जो संकेत मिल रहा है वो संकेत किस शब्द के लिए मिल रहा है? श्री कृष्ण के लिए मिल रहा है। कौन से शब्द के लिए मिल रहा है? श्री कृष्ण के लिए। इसलिए अपन ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो संकेत दिया गया है यानी यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए संकेत दिया गया है तो श्री कृष्ण ही इसका अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? श्री कृष्ण। ठीक है ना। इसके बाद में आप देख सकते हैं अभिधेयार्थ। कौन सा है भाई? अभिधेयार्थ यानी अभिधा प्लस के अर्थ का।
अभिधेय अर्थ के अंतर्गत अपन लिख सकते हैं, जैसे जो सामने दिखाई देता है वही अगर हम उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं, जैसे मान लो सीता और पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। इसी प्रकार से अपना जैसे नामवाच्य होता है, जैसे मान लो संज्ञा शब्द होते हैं, तो संज्ञा शब्द से है तो अपन कह सकते हैं भाई राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है। इसी प्रकार से लोक प्रचलित है, लोक प्रचलित अर्थ है वो आप देख सकते हैं कि भाई गुलाब का फूल है वह सुंदर है, गुलाब का फूल क्या है, सुंदर है। यानी गुलाब का फूल है उसको सुंदर बताने की ही हमारी परंपरा रही है ना। जब भी कभी कोई बात होती है तो गुलाब के फूल को ही हम फूलों में श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसका मतलब है कि गुलाब का फूल क्या है, सुंदर है, और जो बात कह रहे हैं वही श्रोता ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अभिधा सप्तशती। कौन सी सप्तशती, शब्दकोशीय के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि भाई शब्द के अंतर्गत कोई शब्द है, जैसे हमने जलज की बात की थी, जैसे अपने खेचर की बात की थी, तो हमने जैसे मान लो शब्दकोश के हिसाब से अगर अपन कोई अर्थ निकाले, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई खेचर उड़ रहे हैं, खेचर उड़ रहे हैं, खेचर उड़ रहे हैं, तो खेचर उड़ रहे हैं तो इसका मतलब है खेचर का अर्थ है, शब्दकोशी के आधार पर अगर अर्थ निकाले तो यही अपन बात कर चुके पहले, तो शब्दकोशीय में के आधार पर इसका अर्थ निकाला तो खेचर उड़ रहे हैं, इसका मतलब है पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं बताओ, पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि अगर ये शब्द आते हैं, ये शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सी शब्दशक्ति होती है, अभिधा शब्दशक्ति। कौन सी शब्दशक्ति होती है, तो अभिधा शब्दशक्ति के लिए पहला कौन सा शब्द काम में लिया गया बताइए देगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, और सातवां कौन सा है, और सप्तकोशीय आठवां कौन सा है, आठवां कौन सा है। अब सुनो, ये लोक प्रचलित वाला तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति रिक्त स्थान कहलाती है। तो कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति। उठाइए अपनी कलम, थोड़ा मुस्कुराइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। इसे अब आप अन्य परिभाषा देख करके, क्योंकि ये परिभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो अन्य परिभाषा लिख करके फिर लिखना आपको। देखो जब किसी शब्द के अन्य परिभाषा शब्द लिख करके और फिर लिखना है जब किसी शब्द के ये शब्द लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नहीं लिखना है। लिखो वाच्यार्थ कोमा, जब किसी शब्द के वाच्यार्थ कोमा मुख्यार्थ कोमा सरलार्थ कोमा संकेतार्थ कोमा अभिधेयार्थ कोमा नामवाची अर्थ का, नामवाची कोमा लगा कर क्या लिखना है, नामवाची अर्थ का कोमा नामवाची अर्थ का कोमा लोक प्रचलित अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का लोक प्रचलित अर्थ का तथा शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराने वाली
शब्दकोशीय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति, बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब इसके नीचे लिखना है अन्य उदाहरण, इसके नीचे ही उदाहरण लिख करके आपको लिखना है। ऐसे कैसे ये उदाहरण लिखना है आपको, इसके नीचे जो परिभाषा लिखी है उसके नीचे ऐसे कैसे उदाहरण लिखना है, तो आपके अन्य उदाहरणों में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सोना चांदी से महंगा है, तो आप देख रहे हो कि सोना है वास्तव में चांदी से महंगा है, और जो वक्ता कहना चाह रहा है उसका अर्थ भी वही निकल रहा है। इसके बाद में हमने ये लिखा, देखो यहाँ पे सोना खाना पका रही है, तो सोना शब्द है, इसके लिए भी अपन देख सकते हैं कि किसी लड़की का नाम है जो खाना बना रही है, इसका अर्थ ये लेते हैं। तो वक्ता जो कहना चाह रहा है श्रोता वही अर्थ अगर ग्रहण करता है, तो ऐसी स्थिति में शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? इसके बाद में देखो, गाय खेत में चारा चर रही है, यशोदा हरी पालने झुलावे। सीता पुस्तक पढ़ रही है, राम विद्यालय जा रहा है, गुलाब का फूल सुंदर है, और खेचर उड़ रहे हैं। अपने ये लिख सकते हैं, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। तो सही बात है, राजा दशरथ है वो अयोध्या के ही राजा थे। अपने ये लिख सकते हैं, भाई गाय दूध दे रही है, गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है ये भी अपन लिख सकते हैं। तो सही बात है, गाय दूध ही देती है। तो जो वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का, यानी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता वही अर्थ प्रकट करता है, तो वह शब्द शक्ति कौन सी कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति। तो वक्ता के कहे गए कथन के श्रोता, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता वही अर्थ प्रकट करता है, तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। लिख लिया? ठीक है, आज के लिए इतना।